नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे पैरामेडिक वेबिनार जो इंश्योरिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन और सेफ मदर प्रैक्टिसेस पर है। आप सभी का एक बार हम फिर स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। हमारे सारे वेबिनार्स में करीब करीब 2000 से 3000 के बीच में अटेंडेंस रही है पैरामेडिक्स की। और ये वेबिनार हम फॉक्सी के सौजन्य से कर रहे हैं और इसमें जपाइगो का हमारा सहयोग है, जॉन हॉपकिंस जो एक एनजीओ है यूएस की। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि फॉक्सी और जपाइगो के सौजन्य से ये हो रहा है और एबर्ट हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो थैंक यू सो मच। और आप जैसा कि जानते हैं कि अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग अलग अलग बड़े सीनियर फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो आप लोग को सिखाते हैं उस चीज के बारे में। तो आज हमारे साथ दो बहुत सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट जुड़े हैं फॉक्सी से, और डॉक्टर ऋषिकेश पाई जी। डॉक्टर ऋषिकेश पाई सेक्रेटरी जनरल रहे हैं फॉक्सी के, और हमारे भविष्य में आने वाली फॉक्सी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और दूसरे हमारे साथ जो जुड़ी हैं डॉक्टर साधना गुप्ता जी। डॉक्टर साधना गुप्ता हमारी फॉक्सी फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट रही हैं और इन्होंने पैरामेडिक ट्रेनिंग में बहुत अमूल्य योगदान दिया है। इन्होंने बहुत सारे पैरामेडिक स्टाफ को मान्यता प्रोग्राम के अंडर में ट्रेन किया है और आज वो हमें बताएंगे पीपीएच के बारे में। पीपीएच मानी पोस्टपार्टम हेमरेज, प्रसव के बाद महिला को जब ब्लीडिंग होती है तो उसको कैसे कंट्रोल करा जाए। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा जी। डॉक्टर रश्मि शर्मा कोऑर्डिनेटर हैं आज प्रोग्राम की, जो आपके सवाल लेंगी और डॉक्टर साधना जी से करेंगी, बात कराएंगी आपकी। मैं दो चीजों पे आपको फिर से आगाह करना चाहती हूँ कि आप लोग लॉग इन करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में लॉग इन करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे पास कॉल डेटा पूरा है आपका। बीच में अगर आप वेबिनार छोड़ते हैं तो उसका भी डेटा मेरे पास रहता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वेबिनार देखिए, बीच में वेबिनार मत छोड़िए, क्योंकि सर्टिफिकेट देने में फिर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हम लोग का कोशिश है कि जितने लोग सारे वेबिनार्स अटेंड करेंगे उनको एक फॉक्सी की तरफ से और जपाइगो की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लॉग इन करके आप उसे हटाइए नहीं, उसमें से हटिए ना, उसको पूरा देखिए, क्वेश्चन आंसर्स तक पूरा देखिए। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं वेबिनार के एंड में और उसके जवाब हमारे पास जो आते हैं 1 घंटे के अंदर उनको हम प्राइज देते हैं। और पिछली बार हमने जो सवाल पूछे थे वो ये था कि महिला को, बच्चे को माँ का दूध कब पिलाना शुरू करना चाहिए। और दूसरा सवाल ये था कि हमारे डेंजर साइंस के बारे में बात करी थी कि माताओं में और बच्चों में 3 डेंजर साइंस क्या होते हैं। तो इसके जवाब बहुत सारे आए हैं, जो 5 नंबर्स हम लोग बताते हैं उसमें बहुत सारे जवाब आए हैं। लेकिन जो सबसे पहले जवाब दिया है उनके नाम, मैं 3 लोगों के नाम बताना चाहती हूँ। मिस जयश्री मंडल, मिस जयश्री मंडल, वानांचल नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल जमशेदपुर। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आपने ये वेबिनार देखा और बहुत अच्छे से देखा, इसीलिए आप सही जवाब दे पाई। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस वेबिनार के खत्म होने के बाद, जब हमारे पूरे वेबिनार खत्म हो जाएंगे तब दिया जाएगा। दूसरी जो विनर है वो संजीनी जिजी अहुरा हॉस्पिटल नासिक से हैं। थैंक यू सो मच। नासिक से बहुत लोग अटेंड कर रहे हैं, थैंक यू नासिक कॉप्स एंड गायनी सोसाइटी और सारे गायनोकोलॉजिस्ट जितने हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने पैरामेडिक्स को मोटिवेट किया है और वो आज जुड़ रहे हैं। तीसरी विनर है मिस पूर्णिमा के इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ से। तीनों विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, और आज भी आप ये पूरा वेबिनार देखिए। मैं बता देना चाहती हूँ डॉक्टर ऋषिकेश और डॉक्टर साधना जी को कि काफी ज्यादा मात्रा में जुड़ते हैं पैरामेडिक और ये सीखना चाहते हैं। हम लोग को फीडबैक भी बहुत ज्यादा मिलता है और वो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो हम लोग को उनको सरल भाषा में बताना है कि उनके लिए क्या जरूरी है। आज आपको फिर मैं बता दूं, जिस सेंटर से सबसे ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे उस सेंटर को भी अवार्ड दिया जाएगा, और जो सेंटर्स रेगुलरली अपने पैरामेडिक स्टाफ को मोटिवेट करके लगातार पूरे 12 वेबिनार्स दिखाएंगे उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ऋषिकेश पाई जी को। आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया है। मान्यता के वो नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं, मान्यता प्रोग्राम के बारे में वो अभी आपको बताएंगे भी। डॉक्टर ऋषिकेश पाई जी, आप प्लीज हमारे जो आज जुड़े हुए पैरामेडिक्स हैं उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए।
थैंक यू प्रीति जी, मेरे को आपने बुलाया ये फंक्शन के लिए और प्रोग्राम के लिए। और मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साधना गुप्ता हमारे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट जो है यूपी की, और प्रीवियसली वाइस प्रेसिडेंट भी रही है फॉक्सी की, और शायद मालूम नहीं क्या होगी अभी आगे बढ़ के फॉक्सी की। और डॉक्टर फागुन शाह भी हमारे अच्छे दोस्त हैं मेरे साथ में। और ये सब लोग आपके लिए ये सब इतना अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको समझना मांगता है कि फॉक्सिया ने क्या, फॉक्सिया ने फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटीज ऑफ इंडिया, ये हमारा गायनेक फेडरेशन का एसोसिएशन है, और इसमें 250 सोसाइटीज है। और ये जो सोसाइटीज है, हर एक सोसाइटी में 50 से लेके 2000 2500 के मेंबर्स होते हैं। जैसे कि बॉम्बे में 2000 मेंबर है, दिल्ली में 2500 मेंबर है, अहमदाबाद में है। तो डॉक्टर प्रीति जी लखनऊ से आती है, डॉक्टर साधना जी गोरखपुर से आती है, डॉक्टर फागुन अहमदाबाद से आते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से आपके लिए इतने अच्छे बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट आपको सिखाने के लिए आज आए हुए। और ये क्या हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि हमारे देश में बड़ा प्रॉब्लम है वो मैटरनल मोर्टेलिटी का है। जब माँ जो होती है, जब डिलीवरी के टाइम में यदि वो गुजर जाएगी, उसको मैटरनल मोर्टेलिटी बोलते हैं। और 99% मैटरनल मोर्टेलिटी यानी डेवलपिंग वर्ल्ड, इंडिया जैसे, इंडिया अफ्रीका यानी जहां डेवलपिंग वर्ल्ड है, इधर से आती है। और इसमें 30% जो मोर्टेलिटी है वो ब्लीडिंग से होती है, यानी डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होता है, जिसको पोस्टमार्टम हिमरेज कहलाया जाता है, उससे होती है। और बहुत सी ये प्रिवेंटेबल है, पहले 24 घंटे में जो ब्लीडिंग होते हैं वो प्रिवेंटेबल है। और यदि अच्छी तरह से आप जैसे लोग हैं वो अच्छी तरह से वो मदर को मैनेज कर पाएंगी, तो वो मोर्टेलिटी यानी वो जो स्टेज है जिससे माताएं मर सकती है, गुजर जा सकते हैं, वो हम कम कर सकते हैं। और वो बहुत आसान है। तो वो ये सीखना बहुत जरूरी है, कैसे उनको मैनेज करने का, कैसे अरेंजमेंट करने का, यदि फैसिलिटी नहीं होगा तो कैसे शिफ्ट करने का प्राइमरी अस्पताल में, ये तो इम्पोर्टेंट टर्शरी केयर यूनिट में ये सब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत ही श्योर हूँ कि आज डॉक्टर साधना अपने को अच्छी तरह से ये सिखाने वाली है, क्योंकि वो बहुत हाईली एक्सपीरियंस लेडी है और वो अच्छी तरह से अपने को सिखाएगी। और के आचरण में लाना बहुत जरूरी है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं प्रीति जी से और साधना जी से और फागुन जी और डॉक्टर शर्मा भी इधर है, वो सबसे बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरे को इतने अच्छे बड़े प्रोग्राम में बुलाया, जहाँ ऑल ओवर इंडिया से इतने पैरामेडिक्स आके ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो एक बड़ा जो ना ये प्रॉब्लम ये टाइम, इसमें अच्छे भी कुछ चीजें आ रही है। उसमें से एक जो अच्छा चीज है वो डिजिटल जो नेटवर्क है, उसकी जो पावर जो है, जिसके कारण हम इकट्ठा एक जगह आ सकते हैं, जगह में इकट्ठा आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे को बहुत ही खुशी है कि मैं आज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कैसे सिखाते हैं, क्या करते हैं, ताकि हम और उसको बढ़ा सकते हैं। और ये जो हेल्थ नेटवर्क है उसमें एक यानी एडमिनिस्ट्रेटर है, डॉक्टर है, बाद में जो है नर्सेज, पैरामेडिक, बाद में आशा वर्कर है, पेशेंट है। ये जो एक कंबाइंड हेल्थ नेटवर्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क है, उसको हम बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर ऋषिकेश, आपने बहुत सही कहा कि इन लोगों को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले मरीज इन्हीं के पास आता है और पहले जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं वो पैरामेडिक्स ही होते हैं और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। इनको सिखाना पढ़ाना हमें बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आपने बताया, मैटरनल मोर्टेलिटी इससे कम होती है। और आज ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, सॉरी मैं डॉक्टर फागुन को इंट्रोड्यूस करना भूल गई थी। डॉक्टर फागुन ने पहला वेबिनार भी लिया था इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। साधना जी, आपको अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप आज पीपीएच के बारे में बताइए, पोस्टमार्टम हेमरेज। साधना जी, आपको। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर प्रीति एंड धन्यवाद डॉक्टर पई आपकी उपस्थिति का। मैं समझती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे इस वेबिनार में आप साथ हैं और आपका होना ही एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो जैसे कि डॉक्टर प्रीति ने बताया, डॉक्टर पई ने, कि आज 7वां वेबिनार है और आज हम पोस्टमार्टम हेमरेज यानी कि मरीज को
जब डिलीवरी बच्चा हो जाता है उसके फौरन बाद जो ज्यादा ब्लीडिंग होती है या हेमरेज होता है या रक्तस्राव होता है, उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ जो देश भर से पैरामेडिकल्स और कुछ डॉक्टर्स जो इस वेबिनार को इसको सुनने के लिए आज इसमें ज्वाइन हुए हैं। आज हम बात करेंगे क्या हम इस पोस्टपार्टम हेमरेज को यानी कि मरीज को डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग को हम रोक सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं और कैसे उसका उपचार कर सकते हैं। इस सारी चीजों में हमको एक टीम वर्क चाहिए। जैसा कि अभी डॉक्टर ऋषिकेश भाई ने बताया, पहले रिश्तेदार, मैं वहां से शुरू करूंगी। एक रिश्तेदार, एक घर का जनाबी जब ये देखता है कि ब्लीडिंग हो रही है और उसको ये एहसास होता है कि इस पेशेंट को, इस माँ को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है या उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है, वहां से ये श्रृंखला शुरू होती है जो कि सीनियर कंसल्टेंट और डॉक्टर्स की टीम पे जाके खत्म होती है। तो आज हम इस पोस्टपार्टम हेमरेज पे बात करेंगे। ये सारे लोगों के नंबर हैं जो कि आप आखिर में जवाब देंगे। इस फोन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए। और ये डॉक्टर प्रीति का, डॉक्टर क्षितिज का है कि अगर ये कैसे पार्टिसिपेंट और फोन नंबर लेने। तो अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है। अब हम बोलते हैं कि इस मरीज को इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि इसको और देखभाल की जरूरत है, क्योंकि हर स्त्री को डिलीवरी के बाद जब प्लेसेंटा या कि खेड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो निकलता है, उसके समय में थोड़ा अमाउंट ब्लीडिंग का होता है। और सबसे बड़ी परेशानी जो होती है इस चीज को जांचने में या इस चीज को भांपने में कि इस पेशेंट को सामान्य ब्लीडिंग हो रही है या इस पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है जो कि कई बार मरीज की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाता है। सारे नर्सिंग स्टाफ जो कि डिलीवरी कराते हैं, जो कि इसके लिए ट्रेन हो रहे हैं, आपको ये दिमाग में, आपके हाथों में ये नॉलेज, ये ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये पहचाने कि इस पेशेंट को पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है और इसको इलाज की जरूरत है। जो एक सामान्य परिभाषा मानी जाती है, हम ये कहते हैं कि लगभग 300-350 ml हर मरीज को प्लेसेंटा निकलने के बाद ब्लीडिंग हो सकता है। और अगर ये ब्लीडिंग, अगर ये ब्लड लॉस 500 ml यानी आधा लीटर से ज्यादा है, तो हम ये कहते हैं कि ये पेशेंट को पीपीएच हो रहा है और इसको पूरे ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब मुश्किल ये है कि हम में से बहुत सारे लोग ये तय नहीं कर सकते कि ये 500 ml है या नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, हम कहते हैं लगभग हर दूसरी महिला है जिसको खून की कमी है, और अगर उन लोगों को लगभग 350-400 जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो भी होती है, तो उसमें भी वो कई बार गंभीर परिस्थिति में पहुंच जाती हैं। तो हमको ये जानना, हम अभी ये आपको बताएंगे कि कैसे हम जाने कि इसको लगभग इतना ब्लीडिंग हो रहा है कि इसको पूरी देखभाल की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि इतना ब्लड लॉस, पेशेंट अभी डिलीवरी की है और उसके फौरन बाद आप देख रहे हैं कि उसका ब्लड प्रेशर एकदम कम हो रहा है या उसका पल्स है, नब्ज है, वो एकदम तेज हो रही है। अगर आपको लग भी रहा है कि ऊपर से ब्लीडिंग नहीं हो रही, ये आपके लिए अलर्ट होने की, सावधान होने की जरूरत है कि इस पेशेंट को कहीं ना कहीं या तो अंदर या तो बाहर ब्लीडिंग हो रहा है और हमको तुरंत सारे काम को शुरू कर देना चाहिए, जिसमें कि सीनियर डॉक्टर को बुलाना भी है। या एक पेशेंट है, उसको ब्लीडिंग हुआ, उसको डिलीवरी हुआ और आप देख रहे हैं कि अभी एक पैड बदला था, फिर कोई दाई या नर्स आके बोलती है कि 10 मिनट में फिर से पैड बदल दिया, फिर एक बार बोलती है फिर पैड बदल दिया। जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है, आपका सारी नर्सेस का ये काम है कि आप इसको पहचाने, ये ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, ये 15-20 मिनट में इसके 3-4 पैड हो गए, अब हमें इसका फौरन सारी चीज देखना जरूरी है और हमको इसका आगे जो भी चीज करनी है, वो ट्रीटमेंट है, वो करना है, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपको बिल्कुल ये
क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए आपके दिमाग में कि इस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ये लगभग उस सीमा को क्रॉस कर रही है जिसको कि वो बर्दाश्त कर सकती है, और हमको ये समय है जबकि हमको अपना काम शुरू कर देना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये पोस्टमार्टम हेमरेज यानी डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग आखिर होती क्यों है, और ये आपको इस बात पे मैं जोर देके कहना चाहूंगी कि ये ब्लीडिंग किसी भी महिला को हो सकती है। उसका पहला बच्चा हो सकता है, उसका दूसरा बच्चा हो सकता है, उसका 7वां बच्चा हो सकता है, किसी भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है। और लगभग 100 में 10 से 12% लोग होते हैं जिनको की डिलीवरी के बाद इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि उनको पूरे ट्रीटमेंट की जरूरत हो। अब इसकी वजह क्या होती है ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 100 में 60 से 80% पेशेंट्स में वो यूट्रस यानी बच्चेदानी में जो प्लेसेंटा निकलने के बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है, जो उसमें संकुचन आता है और जो कि बच्चेदानी की जितनी वेसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो ब्लड लॉस को रोकता है। अगर ये टोन नहीं है, अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो यूट्रस एक ढीली ढाली थैली की तरह हो जाता है और उसकी वेसल्स बहुत ज्यादा ब्लीड करने लगती है। 100 में 60 से 70% पेशेंट में ये एटोनिक यूट्रस ही इसकी वजह होती है। और अभी हम बताएंगे कि आपको किस तरह से दवाइयां फ्लूइड को अपने लेबर रूम में अपनी जगह पे रखना है, जिससे कि आप सही समय पे सही दवाइयां दे सकें। 10 से 12% लोगों में यूट्रस में कोई ट्रॉमा यानी चोट पहुंचने से पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है। जब भी किसी पेशेंट का डिलीवरी बहुत मुश्किल से हुआ हो, उसको 6-7 घंटे की जगह 12-14 घंटे लगे हों, या उसकी इंस्ट्रूमेंटल यानी फॉर्सेप्स या वेंट्यूज से डिलीवरी हुई हो, या उसका बच्चा बहुत देर तक फंसा रहा हो और रिफर होके आया हो, इन पेशेंट में आप हमेशा ध्यान रखिए कि यूट्रस हो सकता है कि आपको कॉन्ट्रैक्टेड मिले, लेकिन पेशेंट ब्लीड करती जाती है। और इन पेशेंट में जरूरी होता है कि हम ये देखें कि कहीं उसको कोई चोट सर्विक्स में, जैसे कि बच्चेदानी का निचला हिस्सा कहते हैं, या एपिजोटमी में, या अंदर कहीं पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। तीसरी चीज होती है टिश्यू जिसको कहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो प्लेसेंटा निकलता है, हमको लगता है, सिस्टर्स को लगता है कि ये प्लेसेंटा पूरा निकल गया, पर असल में वो पूरा प्लेसेंटा नहीं निकला होता है। कभी उसमें झिल्ली रह जाती है, कभी उसका कोई लोब रह जाता है, जिसकी कई वजह होती हैं, और हमको ये समझ में नहीं आता कि ये प्लेसेंटा तो निकल गया, अब ये ब्लीडिंग क्यों हो रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज को बताता है कि जब भी प्लेसेंटा निकलता है उसकी एक निश्चित विधि होती है, और उस प्लेसेंटा को आपको जब तक पेशेंट के 1 या 2 घंटे नहीं निकल जाते, आप उसको फेंकिए मत, जिससे कि अगर हमको दोबारा देखना पड़े कि प्लेसेंटा पूरा निकला है कि नहीं, तो हम इसको क्रॉस चेक कर सकें कि ये प्लेसेंटा पूरा निकल गया है। और चौथा होता है थ्रोम्बोसिस, यानी कि जब पेशेंट के ब्लीडिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से पोस्टमार्टम हेमरेज होता है। जहां तक आज के उसका सवाल है, आज के वेबिनार का, आज की टीचिंग का, हम पहले 3 मुद्दों पे ज्यादा ध्यान देंगे जो कि ज्यादा सामान्य है। अब हम क्या इस पीपीएच को रोक सकते हैं? जैसे कि अभी हमने बताया कि 30% माताएं सिर्फ इसलिए मर जाती हैं क्योंकि उनको डिलीवरी के समय ज्यादा ब्लड लॉस होता है। तो इस 30% पोस्टमार्टम, इन 30% मौतों को क्या हम रोक सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा सिस्टम अपनाएं कि हम इस पोस्टमार्टम हेमरेज को या तो पूरी तरह रोक सकें या उसको कम से कम कर सकें? अगर ब्लड लॉस, अगर रक्तस्राव होता भी है तो वो कम की तरफ हो। हाँ, इसके लिए जरूरी है, कुछ चीजें डॉक्टर्स के डोमेन में है, कुछ चीजें आप लोगों के डोमेन में। आप में से बहुत से लोग आशा या एनएम का काम करते होंगे, यदि करते हैं तो आपको मालूम है कि हमारी सरकार हर गर्भवती महिला को आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट 3 से 6 महीने तक देती है। ये एक तरह का जीवन दान है, क्योंकि जिन महिलाओं को खून की कमी नहीं होगी उनको सामान्य या थोड़ा सा अधिक ब्लड लॉस अगर डिलीवरी के समय होगा भी तो वो सीरियस नहीं होंगी और उसको बर्दाश्त करने के काबिल रहेंगी। जब डिलीवरी होती है, हमारे ये वेबिनार्स चल रहे हैं और पिछले वेबिनार्स में लोगों ने बताया है कि किस तरह से हमको लेबर को मैनेज करना चाहिए।
हमको लेबर में कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, इसको एक ग्राफ पेपर पे, पार्टोग्राम पे कैसे हम देख सकते हैं कि ये पेशेंट को लंबा लेबर तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से इसको एटोनी या यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत हो। दूसरी चीज है कि ऐसा नहीं कि पेशेंट की डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है तो हर पेशेंट को हम एपिज़ोटमी दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप ठीक से सपोर्ट दें तो ये एपिज़ोटमी बहुत कम हो सकती है, जो खुद एक पोस्टमार्टम हेमरेज और ब्लीडिंग की वजह होती है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज वो है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जिन लोगों ने ये वेबिनार्स रेगुलर अटेंड किए हैं उनको ये पिछली बार बताया होगा कि ये एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है। जब ये बच्चा निकल जाता है और प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, इसके बीच का समय थर्ड स्टेज कहलाता है। अब हम इस थर्ड स्टेज में या तो देख सकते हैं कि नेचर या प्रकृति अपने आप प्लेसेंटा को डिलीवर करे, और हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जल्दी हो और इसमें ब्लड लॉस कम हो। एक्टिव मैनेजमेंट में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो ये कि 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन को आप पहले से सिरिंज में लोड करें और जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है 1 मिनट के अंदर उसको इंजेक्शन दे दें। ये एक ऐसी चीज है जिसमें किसी भी मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता। ये बहुत ज्यादा सरल है और ये एक तरह से पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए वैक्सीन का काम करता है। और चौथी चीज जो कि हमने अभी कही कि जब भी प्लेसेंटा निकलता है आप उसको दोनों तरफ से देखें, ये पूरी तरह निकल गया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं पे ब्रेक है और कोई लोब छूट गया है। और उसको 1-2 घंटे तक रखें, क्योंकि कभी कभी पेशेंट को 1-8 घंटे बाद ब्लीडिंग होती है और हम डॉक्टर्स और पूरी टीम एक बार फिर से देखना चाहती है कि प्लेसेंटा पूरी तरह से निकल गया कि नहीं। और चौथा है, मरीज की जब डिलीवरी हो जाती है तो पहले 2 घंटे जिसको गोल्डन आवर कहते हैं वहां पे आप पेशेंट को वॉच करें। उसको ये नहीं कि अभी डिलीवरी हुई अभी आपने वार्ड में शिफ्ट कर दिया, और पहले 24 घंटे में देखें कि पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं है, वो सफेद तो नहीं लग रही या पीली तो नहीं लग रही, या उसको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा कि उसको ब्लीडिंग की कोई और वजह हो। ये रोकथाम के उपाय अगर हम इन प्रैक्टिसेस को अपने रोजमर्रा के काम में एकदम आदत की तरह डालें, जैसे हम सुबह चाय पीते हैं या हम कोई काम करते हैं उस तरह ये हमारी आदत पड़ जाए, तो हम यकीन के संग कह सकते हैं कि अगर हमारी सारी सिस्टर्स और सारी फैसिलिटीज अगर इस सिस्टम को अपनाएं तो कम से कम इन 30-35% में हम 15-20% वुमेन को पोस्टमार्टम हेमरेज होने ही नहीं दे सकते, और इस तरह उनकी जिंदगी और उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो ये एक तरह का जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं, असल में हमको ये मौका है कि हम सच में जीवन को बचा सकते हैं, और ये जीवन कितना प्रेशियस है, कितना मूल्यवान है, ये हमको आज का समय बता रहा है। तो ये सारी चीजें हमको पार्टोग्राफ बनाना, हमको देखना कि पेशेंट को लंबा लेबर तो नहीं है, हमको एपिज़ोटमी कम करना, ऑक्सीटोसिन देना डिलीवरी के बाद, प्लेसेंटा को रखना और अच्छी तरह से देखना, और अगले 24 घंटे में पेशेंट को पूरी तरह देखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अब हम एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर यानी कि डिलीवरी के बाद और प्लेसेंटा की बच्चे की डिलीवरी के बाद से लेके प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद का समय, जैसा कि हमने बताया कि 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन को आप पहले से लोड करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत से सिस्टम में कि सिर्फ 1 या 2 लोग डिलीवरी के कंडक्ट के समय होते हैं। तो जब आपको लगता है कि ये बच्चा पैदा होने वाला है, ऑक्सीटोसिन जो प्रेफरेबली फ्रिज में या ठंडी जगह पे होना चाहिए, आप 2 एम्प्यूल को इंजेक्शन में लोड करके उसको नीडल को कैप करा के रखें, और जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है आप तुरंत उसको थाई में या हिप में लगा दें। दूसरी चीज होती है कि आपने ऑक्सीटोसिन दिया, दूसरी चीज जो इस समय को कम करती है थर्ड स्टेज के, वो है कंट्रोल्ड कॉर्ड फ्रैक्शन। ये क्या होता है कंट्रोल कॉर्ड फ्रैक्शन? मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड पे आप बहुत संतुलित विधि से कॉर्ड को ट्रैक करें कि जिससे प्लेसेंटा जल्दी निकले और पूरा निकले। इससे पहले आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि यूट्रस अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्टेड है कि नहीं। आपको ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आपको हर डिलीवरी में हमेशा, आप चाहे ट्रेनी हो चाहे सीनियर हो, आप एक आदत डालिए कि यूट्रस को फील करें, जिससे आपको रिलैक्स यूट्रस, जहां हमें यूट्रस की कोई बाउंड्री नहीं मिलती, और टेंस और कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस, जब आपको एक यूट्रस एक गेंद, फर्म गेंद की तरह से फील होती है, इसमें डिफरेंशिएट करना, इसमें क्या फर्क है, इस चीज को सीखें।
जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो हम कॉर्ड को यानी कि बच्चे की नाल को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि हमको खुदा ने 2 हाथ दिए हैं, उसपे दूसरे हाथ का बच्चे के प्रसव में जो ये 2 हाथों का साथ साथ काम करना होता है, ये सबसे जरूरी होता है बच्चेदानी सारे मैन्यूवर्स के लिए। तो एक हाथ से हम कॉर्ड को नीचे खींचते हैं और उसी समय दूसरे हाथ को हम यूट्रस के ऊपर लगभग नाभि के पास रखते हैं और उसको कंट्रोल किए रहते हैं। हम जब धीरे धीरे थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाते हैं ऊपर वाला और कॉर्ड वाला हाथ नीचे लेते हैं तो प्लेसेंटा जल्दी सेपरेट होता है। जब प्लेसेंटा लगभग वजाइना में आ जाता है तो आप उसको रोल करते हुए धीमे धीमे निकालते हैं जिससे कि मेम्ब्रेन ट्विस्ट होते हुए पूरी तरह से निकल जाए। ये एक आर्ट है और हम ये कहेंगे कि सब सीनियर सिस्टर्स को और डॉक्टर्स को भी, आप अगर जूनियर हैं तो आपको सिखाना जरूरी है। पहले आप कुछ चीजों को देखिए कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरह से किया जाता है और फिर धीरे धीरे सीनियर स्टाफ के अनुभव में उसको सीखिए। क्योंकि अगर इस प्रक्रिया में अगर यूट्रस रिलैक्स है या आपने बिना ऊपर के हाथ को जो नाभि पे रहता है, यूट्रस बच्चेदानी के ऊपर रहता है और आपने कॉर्ड को खींच दिया तो यूट्रस नीचे खिसक सकता है, जिसको इन्वर्जन कहते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिसके लिए आपको एक कैडर बनाना चाहिए कि आप उसको पहले अनुभव से देखें, फिर धीरे धीरे सीनियर के अंडर में सीखें और फिर धीरे धीरे उसमें महारत हासिल करें। तीसरी चीज है, जब प्लेसेंटा निकल गया तो हमको देखना होता है कि ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है कि नहीं। अब बहुत अरसे से चलता है, सभी लोग इवन जो घर के लोग पुराने होते हैं वो भी जानते हैं कि यूट्रस को जब हम धीरे धीरे मालिश करते हैं तो वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। कम से कम 1-2 घंटे तक आपको हर 15 मिनट पे देखना होता है कि यूट्रस ऐसा तो नहीं कि पहले कॉन्ट्रैक्टेड थी और फिर रिलैक्स हो गई या वो ब्लड से भर रही है। ये छोटी छोटी स्किल्स हैं लेकिन ये जीवन बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा काम बताना है और उसको प्रैक्टिस करना आप लोगों का काम है। आप हर डिलीवरी में रुचि रखिए, नॉर्मल पेशेंट्स में देखिए, जिससे कि कभी आप एबनॉर्मलिटी फेस करें तो आपको तुरंत पहचान में आए कि हाँ इस पेशेंट को कुछ डिफरेंस है, कुछ फर्क है और हमको आगे क्या करना है। आपने प्लेसेंटा चेक किया, एक ये फोटो है जो बहुत अच्छा है, इसको आप गौर से देखिएगा। इसमें एक तरफ प्लेसेंटा के कॉटिलेडन है जो कि माँ की तरफ होता है और ये लगभग 15-20 होते हैं, और दूसरी तरफ बच्चे की मेम्ब्रेन होती है जिसमें कि वेसल्स निकलते हैं, 2 आर्टरी और वेन होते हैं। इसको आप हर डिलीवरी में प्लेसेंटा जो निकलता है उसको दोनों तरफ देखिए और पहचानिए कि कंप्लीट प्लेसेंटा इस तरह का होता है। कभी इस झिल्ली में छेद रैंट होता है, कभी 1-2 कॉटिलेडन नहीं होते और हमको ये तुरंत एहसास होता है कि शायद कुछ लोब या मेम्ब्रेन अंदर रह गई हैं और ये वजह हो सकती है कि ये पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह हो। तो ये एक दूसरी स्किल है जिसको आप लगातार ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं। अब डिलीवरी हो जाती है तो क्या हम मरीज को छोड़ दें, डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया, मिठाई ले ली और सब लोग चले गए? नहीं, आपको ये बता दें कि अगर दुनिया में हर साल 56,000 डेथ होती हैं जिसमें कि लगभग 70% केवल हमारे देश में होती हैं, उसमें से लगभग 50 से 60% महिलाएं कब डेथ होती है? डिलीवरी के फौरन बाद। और एक ये नियम बना लीजिए कि हर मरीज को आप लगभग 2 घंटे तक अपने वॉच में रखें, उसको जल्दबाजी नहीं करें शिफ्ट करने में, वार्ड में या घर भेजने में। और हमको क्या देखना है अगले 2 घंटे तक, उसका हर 15-20 मिनट पे पैड देखिए, कोई क्लॉटिंग तो नहीं हो रही, पैड जल्दी जल्दी भीग तो नहीं रहा। आप ये देखिए कि यूट्रस की मसाज वो कॉन्ट्रैक्टेड है ना, वो रिलैक्स तो नहीं हो रही या वो ब्लड से फिल तो नहीं हो रही। फिर आप देखिए कि जो हमने टांका लगाया है या जो स्टिच लगा है वो कहीं फूल तो नहीं रहा, पेशेंट कोई एकदम सडन पेन दर्द तो नहीं बता रही, या पेशेंट बहुत कंफ्यूज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आप नाम पूछ रहे हो तो वो नाम नहीं पूछ रहे हो, आप उससे कुछ बोल रहे हो तो कुछ बोल नहीं रहे हो। आप हमेशा ऐसी चीजें होती हैं तो आप सतर्क हो जाइए कि इस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा पल्स रेट और ब्लड प्रेशर देखना, कई बार होता है कि डिलीवरी से पहले हम सावधान रहते हैं और डिलीवरी के बाद हम एकदम कैजुअल एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगले 2 घंटे तक आप पल्स देखें, बीपी देखें। आजकल सभी लेबर रूम में हमारी फॉक्सी और हम सब लोग ये मोटिवेट करते हैं कि हर लेबर रूम में
मॉनिटर हो कार्डियक, जो कि हमारे ऑपरेशन थिएटर में होता है, जिससे कि हम पल्स, बीपी और रेस्पिरेटरी रेट को देख सकें। कभी कभी छोटे मॉनिटर्स होते हैं, उससे भी काम चलता है। और अगर कुछ भी नहीं है तो भी हम सामान्य मरकरी के बीपी इंस्ट्रूमेंट और सामान्य जो पल्स रेट देखी जाती है उससे हम चेक कर सकते हैं। तो ये 2 घंटे, ये फिर से एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अक्सर जो मरीज निग्लेक्ट होते हैं वो इसी 2 घंटे में होते हैं, और सडनली हम देखते हैं कि पेशेंट का पल्स, बीपी नहीं मिल रहा है या एकदम 30-40 हो रहा है और उसके बाद एकदम हड़बड़ मचती है। लेकिन अगर हम एक नियम बना लें कि हर मरीज को डिलीवरी के बाद, चाहे वो पहला बच्चा हो चाहे वो तीसरा बच्चा हो, लेकिन हम 2 घंटे तक उसको वॉच करेंगे, हम ब्लीडिंग देखेंगे, हम यूट्रस का टोन देखेंगे, हम पल्स और बीपी देखेंगे, उसका लक्षण देखेंगे, तो हम सभी मरीज, बहुत सारे मरीजों को समय रहते पकड़ सकते हैं कि ये मरीज सीरियस हो रही है, और इसको जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत है उसको सही समय पे पूरी टीम के द्वारा मिले। ये हमारा कुछ चार्ट है, इसको मैं फिर से कहती हूँ कि अगर आप बहुत अच्छी तरह देखिए कि हमने जैसे कहा कि कैसे हम जाने कि ये आधा लीटर ब्लड हो गया, ये हम कुछ टिप्स दे रहे हैं कि जो हम यूजुअली पैड्स लगाते हैं, जो बड़ा पैड होता है, अगर वो पूरा भीग गया तो 100 ml के करीब है। अगर वो 5 पैड आपके भीग गए आधे पौन घंटे में, तो इसका मतलब वो पोस्टपार्टम हेमरेज की लिमिट को क्रॉस कर रही है। अगर छोटा पैड है या छोटा स्वाब है, वो 60 ml के करीब होता है। तो आप बड़ा पैड, छोटा पैड कैसे ब्लड लॉस को बताता है, इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लें। और अगर ये बहुत बड़ा पैड है, जैसे कि ये लोकिया पैड जिसको बोलते हैं, अगर वो पूरा भर गया है पूरा ब्लड से, तो वो लगभग 250 से 350 ml होता है। अगर मरीज का, कई बार हमको ये सिचुएशन मिलती है कि पेशेंट कहते हैं अरे सर या मैडम ये पूरा बेड उसका सोक हो गया है। बेड सोक हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पेशेंट को करीब 1 लीटर ब्लड वो लॉस कर चुकी है, और कई बार ब्लीडिंग इतनी होती है कि बेड से फ्लोर पे चली जाती है। ये निश्चित मान लीजिए कि ये समय आराम, ये समय देखते रहने का नहीं है, ये समय ये नहीं है कि ब्लीडिंग अभी थोड़ी देर में कम हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही मरीज अपने ब्लड वॉल्यूम का लगभग 60 से 70% लॉस कर चुकी है, और ये समय पूरी तरह से ब्लड और फ्लूइड और सारी दवाइयां देने का है और सारी टीम को बुलाने का है। और एक किडनी ट्रे, कई बार हम लोग डिलीवरी के बाद किडनी ट्रे लगाते हैं या कोई बैग लगाते हैं, अगर ये किडनी ट्रे पूरी भर गई है तो समझिए आधा लीटर ब्लड, जो कि पोस्टपार्टम हेमरेज की परिभाषा है, वो उस चीज को क्रॉस कर रही है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि एक बड़ा पैड 5 हो गए तो 500 ml, एक ब्लड क्लॉट जो किडनी ट्रे भरी हुई है वो 500 ml, अगर पूरे बेड पे ब्लड है तो 1000 ml, और फ्लोर तक ब्लड पहुंच रहा है तो 2000 ml। और इससे सिर्फ केवल आंखों से देखने से आप समझ सकते हैं कि ये मरीज कितना सीरियस है और इसने कितना ब्लड लॉस इसको हो चुका है, और हमको कितनी ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब ये हम कैसे पहचाने? आपने पहले पहचाना इसको रोका कैसा जाए, फिर हमने ये पहचाना हम पेशेंट की केयर कैसे करें, तीसरी चीज हमने पहचाना कि ये ब्लड कितना हो गया है। अब हमको ये पहचाना है कि कितना आखिर ब्लड लॉस हो गया है। तो एक तो हमने कहा कि जब फ्लोर या बेड पे आए या जल्दी जल्दी 5, 6, 8, 9 पैड बोले तो समझिए कि पेशेंट सीरियस है और उसको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि हम मॉनिटर चाहे हम मशीन से करें चाहे हम मैनुअली अपने सामान्य इंस्ट्रूमेंट से करें, पर पेशेंट को देखें इसका पल्स बढ़ रहा है। अक्सर हम कहते हैं डिलीवरी के बाद थोड़ा पल्स बढ़ता है, नहीं, आप सामान्य पेशेंट में देखेंगे डिलीवरी के बाद 80, 90, 70 से 90 के करीब पल्स रहता है, लेकिन अचानक पेशेंट को देख रहे हैं आपके 115, 120 पल्स हो रहा है। अगर बीपी आपका 100, 110 से 90, कभी 98, कभी 80 आ रहा है, ये समय है कि आपको सावधान होना है। आपको ये समय देखते रहने का नहीं है, आप, ये फायर है, ये आग लग चुकी है और आपको उसके बचाव के और उसको बुझाने के सारे उपाय करने हैं। और अक्सर केवल पैरामेडिकल्स उस समय होते हैं, डिलीवरी कई बार सीनियर लोग करा के चले जाते हैं और 1-1.5 उन्हीं पे जिम्मेवारी होती है कोई ये देखे कि पेशेंट कैसा है। टेम्परेचर ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा का मतलब है पेशेंट इन्फेक्शन है, और अगर अचानक बहुत ठंडी ठंडी मरीज लग रही है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ब्लड लॉस हो गया है। और रेस्पिरेशन, अगर मरीज तेज तेज सांस ले रही है, मरीज
अपना रही है, वो मुंह से सांस ले रही है, इसका मतलब कि उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है मतलब पेशेंट ऑलरेडी 25 से 30% तक ब्लड लॉस उसका हो चुका है। तो चाहे आपके पास सामान्य इक्विपमेंट हो, चाहे आप मॉनिटर हो, सबसे जरूरी मुद्दा है कि आपको ये जानकारी होना कि पल्स का तेज होना, बीपी का कम होना, कभी उसको सामान्य मत समझिए कि अच्छा आधा एक घंटे और देख लेते हैं, और इस 1-1.5 घंटे में हम जब मरीज को पाते हैं तो वो इतनी सीरियस हो सकी होती है कि हम कई बार उसके लिए कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाते। अब चौथी चीज हमने बताई कि जब पेशेंट को ब्लीडिंग होता है, जब आपने पहचान लिया, तो कई बार आप अकेले हैं, सीनियर कंसल्टेंट दूर हैं, या आप किसी गांव की पीएचसी या फर्स्ट रेफरल सेंटर पे हैं, और डॉक्टर को आने में, सीनियर डॉक्टर को, एनेस्थेटिस्ट, बेहोशी के डॉक्टर और टीम को आने में 20 मिनट का टाइम कम से कम लग सकता है। तो आपका क्या रोल है? आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मेरे ख्याल से ये पोस्टमार्टम हेमरेज ऐसी चीज है जिसमें आप लोगों का, नर्सिस का, पैरामेडिकल्स का सबसे ज्यादा जीवन बचाने में और मरीज की क्रिटिकलिटी को रोकने में आपका योगदान होता है, अगर आपके पास सही ज्ञान हो और सही स्किल हो। दो चीजें होती हैं हर चीज की, पहले तो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि 1 2 3 हमको क्या करना है, और दूसरा आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आपको आता क्या है। आपको फट से, जो पेशेंट का बीपी कम है, आपको इंट्राकैथ लगाना फट से आता है कि नहीं आता है, आपको आपकी ड्रग सही जगह पे है कि नहीं है। तो ये दोनों मुद्दों पे हम आज बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में आपके क्या रोल्स हैं, और एक जना को हमेशा उसमें लीडर बन जाना चाहिए, एक नेता बन जाना चाहिए, और बाकी टीम को हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। तो जैसे ही आपको लगे कि अरे ये पेशेंट तो ब्लीड कर गए, इसका बीपी 80 हो रहा है, अरे इसका पूरा बेड लॉस हो गया, बेड भीग गया और इसका यूट्रस भी नहीं दिख रहा, तो मुझको सबसे पहले क्या करना है? घबराइए मत, भागिए मत, डरिए मत। आप सबसे पहले क्या करेंगे? मरीज का ब्लड लॉस हो रहा है, उसके शरीर से खून की कमी हो रही है, हमको उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है, और उसके लिए हमको क्या करना है कि हमको कैनुलाज लगाने हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि कैनुला कितना भी कहेंगे, वो पिंक वाला जो कि पतला कैनुला होता है, वो लेबर पेशेंट में लगा रहता है। कोशिश करिए कि हमेशा लेबर पेशेंट में, जो पेशेंट डिलीवरी हो रही है, उसका डिलीवरी से पहले ही 16 या 18 नंबर का इंट्राकैथ लगे। अगर नहीं लगा है तो इस समय लगाइए, और हमेशा पहले एक लगाइए, कोशिश करिए कि तुरंत 2 लगाएं, क्योंकि आपको दोनों जगह से फ्लूइड देना, और हो सकता है एक तरफ से आपको दवाइयां देनी हो फ्लूइड में और एक तरफ से सिंपल चलना हो। तो 16-18 मतलब ग्रीन या ग्रे, अगर हरे रंग का या ग्रे रंग का, और उसको ही आप लेबर रूम की किट में रखिए। 2 इंट्रावीनस फ्लूइड लगाइए, 2 आईवी सेट लगाइए, और आप जल्दबाजी में कभी ऐसा मत करिए कि आप 5% डेक्सट्रोज दे दें, बल्कि लेबर रूम में किसी भी स्थिति में हमेशा जो जरूरत होती है वो रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन की होती है। 5% डेक्सट्रोज पेशेंट को और भी ज्यादा गंभीर बना सकता है, उससे एसिडोसिस वगैरह कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो पहली चीज आप करेंगी, 16-18 नंबर का इंट्राकैथ लगाएंगी। पहले से आपके पास वेनी फिक्स होनी चाहिए कि आप ल्यूकोप्लास्ट बनाने के लिए इधर उधर ना दौड़े, और रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन को एकदम, जिसे कहते हैं, दौड़ा दीजिए। जिस समय आप इंट्राकैथ लगाते हैं उसी समय ब्लड का सैंपल ले लीजिए, क्योंकि हमको हीमोग्लोबिन लेना है, क्रिएटिनिन, यूरिया, बिलिरुबिन, जीपीटी और कोएगुलेशन प्रोफाइल। एक नियम बना लीजिए, सिंपल वायल और जो ऑक्सीलेटेड वायल, 2 वायल आपके पास में, और इसको लेबर रूम में आप हमेशा रखिए। और उसके बाद जब आपका ड्रिप लग गया, 2 इंट्राकैथ लग गए, आपने ब्लड का सैंपल निकाल लिया, और उसके बाद आप सारे जो ड्रग्स का डिब्बा है उसको लेकर आइए, और सबसे पहली ड्रग जो इफेक्टिव होती है वो है 20 यूनिट 4 एम्प्यूल या 2 एम्प्यूल ऑक्सीटोसिन, आपको रिंगर लैक्टेट में, और उसको तेज चला दीजिए। इसके अलावा हमें और ड्रग्स की जरूरत पड़ती है जो हम एक के बाद एक देते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा समय देखना होता है कि वो किस तरह की ब्लीडिंग है और कौन सी ड्रग से वो ब्लीडिंग रुक गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन होना, क्योंकि जब मरीज को ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जैसे मरीज अफना रही है, मुंह से सांस ले रही है, उबासियां ले रही है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, इसका प्रतीक है। अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर है तो वो आपको बताएगा भी। ऑक्सीजन का होना
और केवल सिलेंडर होना जरूरी नहीं है, उससे काम नहीं है, काफी नहीं है, उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए और उसकी चाबी को आप एक डोरी से बांध दीजिए जिससे कि वो चाबी कभी इधर उधर गायब ना हो, और उसका मास्क और ट्यूबिंग उसके साथ रखिए। अक्सर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, चाबी नहीं मिलती, तो ये टिप है कि वो गायब हो, आप उसको एक लंबी डोरी से बांध दीजिए जिससे कि आपको पूरा सेट एक साथ मिले। ये पीपीएच मैनेजमेंट किट है जिसका की जिम्मेदारी सारी सिस्टर्स को, सारी हम लोगों का, हम कह सकते हैं डॉक्टर से लेके सिस्टर से लेके दाई स्टाफ तक, हम लोगों की ड्यूटी है कि हम इसको हमेशा हमेशा तैयार रखें, जिससे कि अगर पेशेंट रात बिरात अचानक ब्लीड करती है तो हमको छोटे छोटे सामान के लिए भागना ना पड़े और हम अपना समय लूज ना करते जाएं। अल्कोहल, स्प्रिट स्वाब, एडिसिव टेप, जैसे मैंने कहा वेनिफिक्स, कैथेटर, यूरोबैग, काफी मात्रा में ग्लव्स, सिरिंज, डिस्टिल वाटर और ये सारे सूचक, ये सारी चीजें, ये हम कंडोम टिम्पेनॉट की बात करेंगे और इसमें क्या चाहिए ये हम बताएंगे। तो पीपीएच का एक किट रखिए जिसमें कि सारी चीजें हो, 2 इंट्राकैथ, नॉर्मल सलाइन, लिंगर लैक्टेट, 2 ड्रिप सेट, ब्लड कलेक्शन वायर, ब्लड कलेक्शन फॉर्म्स और यूरोबैग और यूरो कैथेटर, क्योंकि इस पेशेंट को कैथेटर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि हमको ये पता पड़ता है कैथेटर करने से कि कितना पेशाब हुआ पेशेंट को। अगर वो अच्छा है, 100 ml है, तो हम कह सकते हैं कि किडनी को प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात है ब्लड स्टेन है तो कहीं पेशेंट को रप्चर वगैरह तो नहीं हो गया। और तीसरी बात है कि हम अच्छी तरह से यूट्रस को फील कर पाते हैं और वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। आप अकेले नहीं संभाल सकते पीपीएच, आप ये सब काम करेंगे लेकिन इसके साथ एक जना की ड्यूटी लगाएंगे कि वो सबको, जो सीनियर और अनुभवी है उसको बुलाए, फोन करे सीनियर कंसल्टेंट, एनेस्थेटिस्ट, सीनियर नर्स, ओटी स्टाफ, जिससे कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो सके। पेशेंट का सिरहाना थोड़ा सा नीचा कर दीजिए, पल्स, बीपी रेट, रेस्पिरेटरी, ये सबसे जरूरी है जैसा हमने कहा। 2 आईवी लाइन ग्रीन और ग्रे से, इस रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन और ब्लड का सैंपल निकाल देना। कैथेटराइज करना, क्योंकि 3 बजा है, हमको कितना यूरिन है, ब्लड तो नहीं है और यूट्रस को हम अच्छी तरह से फील कर पाए। ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट रिंगर लैक्टेट के ड्रिप में देना, एस ड्रिप देना। इसमें कभी धीमा मत दीजिए क्योंकि पेशेंट को लूज करने का या गंभीर होने का क्या है कि पेशेंट ब्लीड कर रही है 1000 ml, 800 ml और हम दे रहे हैं 500 ml 2 घंटे में। ये पेशेंट एग्रेसिव, मतलब पूरे दिल का ट्रीटमेंट चाहते हैं, इसमें कोई कंजूसी नहीं, कोई ढीला डाला नहीं, क्योंकि पीपीएच कभी माफ नहीं करता। ऑक्सीजन को 6 से 8 लीटर दीजिए मास्क के संग, हर 10-15 मिनट ही नहीं, अगर पेशेंट सीरियस है हर 5 या 6 मिनट पे आपको देखना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर कैसा है। अगर थोड़ी स्टेबल है तो 15-20 मिनट पे, और देखिए कि हमने कितना फ्लूइड दिया और पेशेंट को कितना यूरिन हुआ है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ओवरलोड, खासतौर से जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है वो लोग ज्यादा फ्लूइड से ओवरलोड हो जाते हैं और हमको देखना होता है कि उनको यूरिन कितना आया है। ये जैसा कि मैंने कहा कि ये स्किल है, ये एक हुनर है, जैसे हर चीज का एक हुनर होता है, ये एक हुनर होता है कि हम देखें कि यूट्रस कैसे कॉन्ट्रैक्टेड फील होता है और कैसे रिलैक्स फील होता है। पेशेंट को अच्छे से यूरिन कराइए, अगर कैथेटर है तो कैथेटर कराइए और फील करिए कि यूट्रस रिलैक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद दवाइयों का रोल आता है। ऑक्सीटोसिन पहली ड्रग है जो किसी को नुकसान नहीं करती। आप 20 यूनिट रिंगर लैक्टेट में डालिए और 40 to 60 ड्रॉप पे चलने दीजिए। कभी ऑक्सीटोसिन इसमें एक साथ ये नहीं कि आपने 10 यूनिट या 5 यूनिट आईवी लगा दिया, क्योंकि आईवी लगाने से कई बार पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होने का डर रहता है। मिथाजिन हमारी पुरानी दवाइयां हैं, इंट्रामस्कुलर ज्यादा सेफ है देना, आईवी भी कभी कभी दे सकते हैं, 0.25 मिलीग्राम देते हैं, जैसे कभी 2 एम्प्यूल लोग लगाते थे, उसको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कभी कभी उससे नुकसान होता है। अगर पेशेंट रिलैक्स नहीं कर, यूट्रस रिलैक्स ही कर रही है तो आप फिर से डोज दे सकते हैं और मैक्सिमम आप 5 डोज तक दे सकते हैं। ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि एर्गोमेट्रिन देने से पहले कि उसको इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि वो किसी मरीज को नुकसान कर सकती है। और 2 चीजें आप एकदम याद कर लीजिए, ज्यादा ब्लड प्रेशर, इवन 140-90 वाले ब्लड प्रेशर को भी आपको कभी कभी देना नुकसानदेह हो सकता है, या पेशेंट को दिल की बीमारी है, वॉल्व की बीमारी है, या पेशेंट को बहुत ज्यादा खून की कमी है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये हम लोग आजकल कॉमनली देते हैं, इसको भी फ्रिज में रखा जाता है
और यूजुअली हम लोग पहला डोज 125 देते हैं और मैक्सिमम हम 6 से 8 डोज दे सकते हैं। लेकिन यूजुअली जो 3 या 4 डोज के बाद हमको पता चल जाता है कि पेशेंट की यूट्रस इससे रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही, और इन पेशेंट को यदि अस्थमा हो तो हमको प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं देना चाहिए। इसलिए अच्छा है कि सीनियर कंसल्टेंट थोड़ा सा उनकी जानकारी में और उनसे अनुमति लेकर ही आप प्रोस्टाग्लैंडिन दें। मिसोप्रोस्टॉल एक बहुत अच्छी ड्रग है, बहुत चीप है, इसको आराम से कहीं भी रख सकते हैं आप। 600 या 800 इसको ओरली दे सकते हैं जबान के नीचे। रेक्टली जो जैसे टट्टी के रास्ते में जो देते हैं उसका इफेक्ट लगभग 40 से 60 मिनट के बाद आता है, तो सीवियर पीपीएच में इसका इतना रोल नहीं है। हाँ, इसको आने वाले पीपीएच को रोकने के लिए रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन भी काम आ सकता है। और वेज क्या है रिड्यूस ब्लीडिंग को रोकने के? बायमैनुअल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत फिर से एक हुनर है कि जिसमें पहले आप कैथेटर डाल के पेशाब के रास्ते को खाली कर लीजिए, फिर मुट्ठी को आगे की तरफ, मतलब फिंगर्स आपकी ऊपर हैं, उसको आप एंटीरियर वजाइना में रखिए और ऊपर का हाथ, जैसे मैंने कहा कि सारे मैनेजमेंट में दोनों हाथों को साथ साथ यूज करिए, तो ऊपर का हाथ से आप यूट्रस के एंटीरियर बॉर्डर पे आइए और एंटीरियर वजाइना लीजिए और उसको बीच में आप उसको अच्छे से उसको मसाज करिए या आप उसको कॉम्प्रेस करिए। इससे क्या होता है कि यूट्रस की वेसल्स कॉम्प्रेस हो जाती हैं और ब्लीडिंग को रोकने में मदद मिलती है। ये इस तरह से इसका हाथ रखा जाता है, जैसे हमने कहा फिंगर्स आगे और ऊपर का हाथ ऊपर जो कि यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल पे जाता है, और उसको कॉम्प्रेशन करिए। ये कुछ समय के लिए ब्लीडिंग रोकने में, जब तक कि आप और इंतजाम कर रहे हैं जैसे ड्रिप दे रहे हैं, ब्लड ला रहे हैं या आप किसी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। ये एओर्टिक कॉम्प्रेशन एक ऐसी विधि है जब पेशेंट सडनली अचानक पल्सलेस बीपी लेस है और सब लोग सोच रहे हैं कि इसको ऑपरेशन थिएटर में लगाएंगे या कुछ भी हमको ऑपरेशन करना और हमको कैसे इस समय को 5-10 मिनट हम कैसे पेशेंट को बचाएं। तो इसमें जो बच्चेदानी के ऊपर एओर्टा एक बहुत बड़ी धमनी होती है, अगर हम उसको सीधा अपनी मुट्ठी से कॉम्प्रेस कर देते हैं तो कुछ समय के लिए यूट्रस यानी बच्चेदानी का ब्लड फ्लो कम हो जाता है और वो आपको कुछ समय देता है, कुछ सांस लेने की जगह देता है कि हम मरीज को ऑपरेशन थिएटर या उसका जो भी फाइनल ट्रीटमेंट है वो कर सकें। तो जब आप देंगे तो कैसे पता पड़ेगा कि आपने पूरा प्रेशर दिया है? अगर आप फेमोरल पल्स जो जांघ के पास होती है अगर वो पैल्पेबल है तो समझिए कि कम प्रेशर है, और अगर नहीं है तो समझिए कि आपने सही प्रेशर दिया है। ये पूरे ताकत की चीज है। आप सीधा रखिए एल्बो को और सीधा एओर्टा को प्रेस करिए। कभी कभी आप इसकी प्रैक्टिस मैन्यूवर्स पे कर सकते हैं। अब ये कंडोम टिम्पेनॉट, अगर आपने सारी ड्रिप दे दिया, आपने कैथेटर कर दिया, आपने बायमैनुअल कॉम्प्रेस किया और आपने ऑक्सीटोसिन और मिथर्जिन ये सब दे दिए और पेशेंट को थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग फिर भी हो रहा है या होते जा रहा है, या अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाना है, तो ये कॉन्डोम कैथेटर एक बहुत जरूरी चीज है। हर सिस्टर इनको बना सकती हैं। इसमें सिंपल एक फॉलिस कैथेटर के ऊपर कंडोम लगाना होता है और उसको यूट्रस के अंदर डालते हैं और उसको 500 ml नॉर्मल सलाइन से फिल कर देते हैं। ये इसका एक विशेष विधि होता है। बहुत से लोग आपकी मान्यता से सर्टिफाइड होंगे। हम लोग बार बार डिमॉन्स्ट्रेट करके लोग बताते हैं कैसे हमको सर्विक्स को पकड़ना है, पूरे कैथेटर को अंदर डालना है और 500 ml नॉर्मल सलाइन से जो कि रूम के टेम्परेचर पे हो उससे भर देना है, और इससे जो प्रेशर पड़ता है बच्चेदानी की वॉल्स पे उसके कारण ब्लीडिंग रुक जाती है। और अगर हमने ये कैथेटर डाला, इसके ऊपर कंडोम लिया, उसको धागा बांधा, 500 ml उसमें सलाइन भरा और उसको देखा कि ब्लीडिंग रुक गई है और संग में ऑक्सीटोसिन चली रहे, हम इसके साथ एंटीबायोटिक देंगे। अगर इससे ब्लीडिंग रुक जाती है तो फिर हम उसको अच्छे से पैक करके छोड़ देते हैं 12 से 24 घंटे के लिए। कैथेटर लिए रहते हैं और पेशेंट की मॉनिटरिंग। जब भी पेशेंट को ब्लीडिंग है, मान लीजिए अभी उसकी ब्लीडिंग रुक भी गई है, कभी आप कैजुअल या रिलैक्स मत होइए, उसको 12 से 24 घंटे देखिए। पेशेंट कभी कभी दोबारा ब्लीड कर जाती है और पेशेंट के वाइटल पल्स बीपी फिर से खराब होने लगते हैं। तो हम 12 से 24 घंटे देखते हैं। अगर पेशेंट बिल्कुल सेटल है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है, ब्लीडिंग कम है, तो हम 12 से 24 घंटे के बाद दिन के समय उसको धीरे धीरे निकाल सकते हैं।
पहले 50 से 100 ml निकालेंगे, अगर हमने देखा ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे पूरा निकाल देंगे। अगर लगा कि ब्लीडिंग फिर से हो रही है या पल्स बीपी फिर से तेज हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, तो फिर से हम 500 ml फिर भर के उसको रखेंगे। तो कंडोम टिम्पेनॉड एक ऐसी चीज है जिसे हर सिस्टर बना सकती है। यदि आप पीएचसी एफआरयू पे अकेले हैं तो ये एक ऐसा उपाय है जिसको कि आप पेशेंट की जान को सच में बचा सकते हैं और आपको एक समय मिल जाता है कि वो सही टर्शरी केयर सेंटर पे पहुंच जाए। बीपी, पल्स रेट, SpO2, पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर, कितना दर है, फ्लूइड कितना आप दे रहे हैं, कितना मिल रहा है, और ब्लड प्रोडक्ट, ये सिस्टर डॉक्टर्स का काम है, लेकिन ब्लड प्रोडक्ट का मिलना पेशेंट के लिए, पीपीएच के मरीज के लिए लाइफ सेविंग होता है। हमको प्लाज्मा भी चाहिए होता है कोएगुलेशन प्रोफाइल के लिए, पैक्ड आरबीसी चाहिए ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए, और अगर ज्यादा ब्लीडिंग है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है तो हमको डर्ब्यूटेक्स या नॉरएड्रेनालिन वगैरह भी देना पड़ता है कि वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके। अगर NASG, अभी हम अंत पे इस पे पहुंच रहे हैं, ये होता है नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट, जो कि उस चीज के लिए बहुत से लोग इसको जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। ये एक वेलक्रो का गारमेंट होता है जो कि खास तौर से रेफरल में, अगर आप PSC पे हैं, दूर हैं, जहां पे सारी सुविधा नहीं है और पेशेंट को शिफ्ट करना है या आपको लेबर रूम से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना है, ये एक ऐसा गारमेंट है जो मरीज के ब्लड प्रेशर और वाइटल्स को कुछ समय के लिए बनाए रखने में बहुत मददगार होता है, जिससे कि पेशेंट बहुत सीरियस नहीं हो पाती। इसमें इसके 5 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5, उस पे लिखा रहता है 1 2 3 4 5। सबसे पहला आपको एंकल जॉइंट, फिर आपको नीज बीच में, नीज के नीचे, फिर थाइस पे, फिर पेल्विस और फिर एब्डोमेन पे रखना होता है। उसकी एक विशेष विधि होती है, कोई भी जना इस टेक्निक को सीख सकता है। ये आप देख रहे हैं कि एक सिस्टर है किस तरह से 1 2 3 4 5 वो पेशेंट को पहना रही है, और इसको जानना और इसको अपनी इंस्टीट्यूशन में रखना कई बार बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप इसको पहनाते हैं और जब पेशेंट स्टेबल होती है तो उसको निकालते हैं। जैसे हम 1 2 3 4 5 करके पहनाते हैं, उसी तरह हम 1 2 3 4 5 कह के उसको निकालते हैं। अगर हमने पहला गारमेंट निकाला और ब्लीडिंग आपको कम लगता है, पेशेंट सही है, बीपी सही है, पल्स सही है, तो उसकी सारी चीजें धीरे धीरे निकालिए। अगर ऐसा लगता है कि फिर से पेशेंट का पल्स बढ़ रहा है तो उसको फिर से पहना दीजिए। NASG के बारे में अगर जब भी आपको मिले आप उसकी प्रैक्टिस करिए नॉर्मल पेशेंट पे, जिससे कि कभी सीरियस पेशेंट हो तो आप एकदम हड़बड़ा के उसको यूज सही से ना कर पाए, ऐसा ना हो। ये इस तरह से मैंने फिर कहा कि जब भी आप उसको उतारेंगे तो पल्स और बीपी को आपको देखना बहुत जरूरी है कि पेशेंट फिर से सीरियस नहीं हो गई है। ग्लव्स पहनना केवल NASG के लिए ही नहीं, आज के जमाने में, कोविड के जमाने में हमको मालूम है कि हम जो करते हैं, जो भी चीज है, कोई भी प्रोसीजर है, चाहे हम इंट्राकैथ लगाएं, चाहे हम बायोमैनुअल कॉम्प्रेशन करें, एओर्टिक कॉम्प्रेशन करें या NASG पहनाएं, हमको ग्लव पहनना हर स्थिति में जरूरी है और ये हमारे और मरीज दोनों के फायदे के लिए है। NASG रिमूवल, जैसा कि हमने बताया कि जब भी ब्लड प्रेशर अगर कम होता है, पल्स बढ़ता है, आपको 2 चीज है, ब्लड इसका जैसे मॉनिटर क्या है, ब्लड की पेशेंट को ब्लड लॉस हो रहा है, बीपी लो होना, पल्स बढ़ना, ये 2 चीजें। और पल्स और बीपी का जो रेशो होता है जिसको शॉक इंडेक्स कहते हैं, अगर वो 1 से ऊपर है तो ठीक है, 1 से कम है तो ठीक है, 1 से ऊपर है तो आप सतर्क हो जाइए। तो अगर कभी भी वो पेशेंट अस्थिर होने लगे, पल्स बढ़ने लगे, बीपी कम होने लगे, आप फिर से सारे सेगमेंट पहनाइए और फिर उसको उसी तरह से रखिए और आगे के ट्रीटमेंट के लिए सोचिए। तो NASG के लिए हम इसका जो सबसे ज्यादा यूज है, बहुत से स्टेट्स में, सरकार की संस्थानों में, जैसे तमिलनाडु में, बहुत सी स्टेट्स में नहीं है, लेकिन हर संस्था जहाँ पे कि डिलीवरी हो रहा है या सर्जरी हो रहा है, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसा उपाय है, सिंपल है, बहुत महंगा नहीं है, कि हमको 1 या 2 नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट रखने चाहिए। तो अगर हमको फैसिलिटी से रेफरल जाना है, ऑपरेशन सिंपल फैसिलिटी से हमको SDO ICU तक जाना है या लेबर रूम से ऑपरेशन थिएटर तक जाना है और पेशेंट ब्लीड कर रही है, आप ये NASG आपके लिए पेशेंट को स्थिर रहने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। अब एक सवाल आता है कि
पेशेंट, हमारे पास पेशेंट का ब्लीडिंग है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा, पेशेंट अनस्टेबल है और हमारे पास हमने अपने उपाय कर लिए और हमको उसे टर्शरी केयर भेजना है, तो क्या हम ऐसे ही भेज दें, बस उसको भगा दे कि तुम अपनी गाड़ी में ले जाओ, बोलेरो में ले जाओ, ऑटो में ले जाओ? नहीं, ये पेशेंट को एक तरह से मौत के मुंह में ढकेलना है। हम सबकी जिम्मेदारी है एज ए टीम कि हम ये आदरपूर्ण रेफरल और बहुत डॉक्यूमेंटेड रेफरल की प्रैक्टिस अपने सिस्टम में डालें। ये नहीं कि हम पेशेंट घबरा रहे हैं और पेशेंट को दिक्कत हो रही है, जाओ 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 पहले क्यों नहीं आए, ऐसा नहीं बोलने का, क्योंकि उसकी तकलीफ और उसकी चिंता को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कंसेंट लीजिए, कम्युनिकेशन लीजिए। जब भी पेशेंट मीट कर रही है, एक जना जो अच्छे से बात करता हो, प्यार से बात करता हो, आदरपूर्वक बात करता हो, उनको सारी स्थिति समझाइए। ये हुआ है, हम लोग पेशेंट की केयर कर रहे हैं, इतना ब्लीडिंग है, इसको ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, ये दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत पड़े या रेफरल की, और हम आपके लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसका रिटन में, लिखित में कंसेंट लीजिए। आप ये देखिए कि जहां आप भेज रहे हैं, आजकल फोन है, हम ये वेबिनार कर रहे हैं, हर जना हम फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे आईसीयू में बेड है, वहां पे डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं। ऐसा ना हो कि पेशेंट एम्बुलेंस में या गाड़ी में भटकते भटकते अपना प्राण त्याग दे। हमको उसकी तकलीफ का अंदाजा होना चाहिए और हमको बहुत आदरपूर्ण और कंसर्न के साथ हमको उसे भेजना चाहिए। जो कुछ हमने ट्रीटमेंट दिया, हमने 3 रिंगर लैक्टेट दिया, हमने ऑक्सीटोसिन दिया, हमने 3 प्रोस्टाग्लैंडिन दिए, ये सब लिखकर आप भेजिए। हमेशा पेशेंट को कैथेटर करके भेजिए। अगर हमने कंडोम पैक डाला है या सर्वाइकल टियर को स्टिच किया है तो अंदर पैकिंग करके करिए, जिससे कि उसको उस पैकिंग की वजह से, प्रेशर की वजह से उसका ब्लड लॉस रास्ते में कम होगा। टिम्पेनोड अगर डाला है तो उसको अच्छे से डाल के फिक्स करके पैक करके भेजिए और उसमें लिखिए कि ये पैकिंग हमने 3 पैकिंग डाली है, हमने टिम्पेनोड डाला है, इसको नहीं निकालना है, हम NASG पहना के इसको भेज रहे हैं। पूरा डिटेल करिए, चाहे आप लिखिए शॉर्ट में, चाहे डॉक्टर से लिखवाइए, लेकिन हम जब भी पेशेंट को रेफर करें तो पूरी तैयारी के साथ करें, जिससे वहां पे डॉक्टरों को मदद मिले, पेशेंट को केयर मिले, और कोशिश करिए कि वो अच्छी एम्बुलेंस में जाए जहां बीच में उसको देखभाल करने वाला कोई हो। ये एक बहुत जरूरी चीज है जिसको अगर हम जिम्मेदारी से निभाएं तो बहुत ज्यादा जानों को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको सुनने का। ये फिर से हम इसको एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि पोस्टपार्टम हेमरेज दुनिया में किसी भी औरत को हो सकता है। उसको कुछ परेशानियां हो सकती है, मतलब फाइब्रॉइड, रसौली है, पुराना ऑपरेशन है, पहले बच्चे में PPH हुआ, लेकिन किसी भी महिला को PPH हो सकता है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सिस्टम को ये क्रिएट करें कि डॉक्टर से लेके, नर्सेस से लेके, दाइयां तक, कोई भी स्टाफ, हम सब जान सके, पहचान सके कि इस पेशेंट को PPH हुआ है, इस पेशेंट को ये ड्रग मिलना है, वो उचित समय पे मिलना है और बिल्कुल टाइम फ्रेम में हमको मिलना है। हम सब अगर सही टाइम पे, जो डिलीवरी उसके तुरंत बाद और पहले 2 घंटे में, यदि हम उसको पहचान लें और पूरा ट्रीटमेंट कर सकें और सही समय पे रिफर कर सकें, या तो हम इन 30% जो मौतें होती है पूरी मैटरनल डेथ की, उसमें से अधिकांश को बचा सकते हैं। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सबका, डॉक्टर प्रीति का, डॉक्टर पै और सेफ मदरहुड कमेटी का, कि आपने मुझे आज अपने चीजों को शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साधना मैडम, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही सटीक टॉक। पैरामेडिक्स तो पैरामेडिक्स, हम सब भी सुनते ही रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं डॉक्टर प्रीति मैडम को दूंगी, जिन्होंने सेफ मदरहुड कमेटी के साथ में मिल करके हम लोगों को और पैरामेडिक्स को हेल्प किया। मैम, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ बहुत सारे इनफैक्ट क्वेश्चंस आए हैं और 2000 से ज्यादा लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं। इनमें से 1800 ने अभी भी हमारे साथ हैं, कुछ लोग ने छोड़ा है। मैम, कुछ क्वेश्चंस आपके साथ पुट अप करती हूँ, इनका आप जवाब दें प्लीज। कि मैम, कॉन्डम टेम्पोनेट को क्या हम पहले से बना के अपने लेबर रूम में रख सकते हैं, या ये हमें बाजार से अवेलेबल है, हम इन्हें खरीद सकते हैं? क्योंकि उस समय बनाने में इमरजेंसी में कई बार कोई दिक्कत। कंडोम कैथेटर बाजार में अवेलेबल नहीं होता है एक्चुअली। अगर एक बैटरी बैलून कैथेटर होता है जो बाजार में अवेलेबल रहता है, जो कि बहुत महंगा होता है, तो बहुत कम इंस्टीट्यूशन में। कंडोम कैथेटर, जैसा कि हमने बताया कि फॉलिस कैथेटर हम सब लोग रखते हैं,
और कॉन्डोम्स के पैकेट भी रखते हैं। कई बार ये होता है कि वो नहीं होते लेबर रूम में, लेकिन अगर हमें इस चीज को अपनाना है तो हमें कॉन्डोम की अवेलेबिलिटी भी रखनी होगी। तो इसको हम तुरंत बनाते हैं, क्योंकि आप पहले से बनाएंगे तो वो उसका धागा निकल जाएगा, वो फिक्स नहीं रहेगा। तो जब आपको लगता है कि आपने इनिशियल उपचार कर लिया तो और ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो उसमें सिर्फ कैथेटर होता है, उसके ऊपरी हिस्से पे आपको कॉन्डोम लेना है, जिसको धागे से आप अच्छे से बांध सकते हैं। और अभी हम लोग कहते हैं फॉलिस कैथेटर के एक हिस्से को काट के भी वो रबर बैंड की तरह बन जाता है, जिससे कि वो उसमें फिक्स हो जाता है। और फिर सिंपल सर्विक्स को स्पंज लोडिंग फॉर्सेप्स से पकड़ के उसको, जब वो इन्फ्लेटेड नहीं होता तब अंदर डाल देते हैं, और फिर जहां से हम आपका यूरिन निकलता है उस वाली जगह से आप उसको कनेक्ट करते हैं, और आप सीधे उसको 300 से 500 ml ब्लड नॉर्मल सलाइन से उसको इन्फ्लेट कर देते हैं। जब हम इन्फ्लेट करते हैं तभी हमको पता चल जाता है कि ये ब्लीडिंग रुक रही है कि नहीं। इसका एक्चुअली कहते हैं इसको नेगेटिव टिम्पेनोड टेस्ट। अगर वो ब्लीडिंग रुक गई है तो वो पॉजिटिव, मतलब वो काम कर रहा है। अगर नहीं रुक रही तो हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते और हमको और भी चीजें करनी पड़ती हैं। तो पहला सवाल, ये बाजार में नहीं मिलता। दूसरा सवाल, ये तुरंत बनता है। तीसरा सवाल, ये बहुत सिंपल है, लेकिन आपके पास इतना होना चाहिए कैथेटर, एक भले यूज किया हुआ ड्रिप सेट, नॉर्मल सलाइन की बॉटल और कॉन्डोम्स। तो ये चीज आपकी अवेलेबिलिटी लेबर रूम में होना बहुत जरूरी चीज है। मैम दूसरा सवाल ये है कि मिसोप्रोस्टॉल का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं पीपीएच? मिसोप्रोस्टॉल एक बहुत अच्छा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने वाला, जिसको हम ऑक्सीटोसिन ड्रग करते हैं, वो है। और मिसोप्रोस्टॉल की जो मतलब जो अच्छी चीज है वो ये, पहली चीज ये बहुत ज्यादा सस्ता है। दूसरी चीज, इसको कहीं भी रख सकते हैं, यानी कि अगर रेक्टल मिसोप्रोस्टॉल, रेक्टल मिसोप्रोस्टॉल का क्या रोल है मैडम? पर रेक्टल मिसोप्रोस्टॉल का क्या रोल है? तो लेकिन पर रेक्टल के लिए जहां तक पोस्टमार्टम हेमरेज मैनेजमेंट का बात है, प्रिवेंशन में जैसे कोई पेशेंट हाई रिस्क है, उसको ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें हो सकता है कि आप सीजर या डिलीवरी के बाद पर रेक्टल लगा दें। अगर पेशेंट एक्टिवली ब्लीड कर रही है तो मुंह से देना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो मुंह के रास्ते ज्यादा इफेक्टिव होती है, 8 या 10 मिनट में इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर हम रेक्टली देते हैं तो वो लगभग 40 से 60 मिनट के बाद इफेक्टिव होती है। तो एक्टिव, अगर मरीज तुरंत ब्लीड कर रहा है, उसका पल्स बीपी डामाडोल हो रहा है, तो उस समय हमको रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन आगे के लिए मदद कर सकता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी में, लेकिन इमीडिएट के लिए उतना अच्छा नहीं है, उसको मुंह से देना ही बेटर है। अच्छा मैम, ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा हमारा कंफ्यूजन क्लियर किया। इसके बारे में कई सवाल आ रहे थे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साधना मैडम। और अब कुछ एक क्वेश्चंस, जैसे हम लोगों ने पिछले भी मॉड्यूल्स में हुआ था, पैरामेडिक्स के लिए कुछ क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस हम लोग आखिर में रख रहे हैं। इनमें से पहला ये है कि ये 5 फोन नंबर्स आप लोगों को सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी को भी साधना मैडम आप अगली स्लाइड दिखा सकते हैं क्या, जिसमें सारे नंबर्स हैं? ये जैसे डॉक्टर अनीता सिंह, विनीता अवस्थी, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर निवेदिता एंड डॉक्टर मीरा लक ने किया। 2 क्वेश्चंस सारे मेरा पैरामेडिक्स को दिए जा रहे हैं। आप 1 घंटे के अंदर इन सबके जवाब, इनके दोनों के जवाब लिख करके ये 4-5 नंबरों में किसी के पास भी भेज देंगे तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद एक प्राइज मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि हम कैसे पहचानेंगे कि मरीज को पीपीएच हो रहा है? हाउ डू वी नो दैट पेशेंट हैज पीपीएच? और दूसरा सवाल है कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हम करेंगे यदि मरीज हमारा पीपीएच में जाने लगेगा। फर्स्ट 3 थिंग्स टू डू इन पेशेंट्स विद पीपीएच। इसके साथ ही हम आप लोगों के आंसर्स का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साधना मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, और डॉक्टर ऋषिकेश पाई सर जिन्होंने की नोट एड्रेस दिया, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साधना, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से बताया। मैं वो देख रही थी लॉगिन नंबर, आज रजिस्ट्रेशन की संख्या 2055 है, टोटल रजिस्ट्रेशंस 2055 है, और लॉगिन जो लोगों ने किया है वो करीब 1700 से 1800 के बीच में है।
लेकिन वही हो जाता है कि लोग लॉग इन करके छोड़े ना। यही बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सारे पैरामेडिक से, या जितने भी नर्सिंग के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग प्लीज लॉग इन करके छोड़िए नहीं, क्योंकि आपको लगता है नंबर रजिस्टर हो गया तो सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन वो शायद प्रॉब्लम होगी आपको। आप प्लीज लॉग इन करके पूरा वेबिनार देखिए। क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं कि पेशेंट को पीपीएच कैसे डायग्नोज करेंगे, और पहली 3 चीजें जो हम पीपीएच मैनेजमेंट के लिए करेंगे। तो बहुत प्रैक्टिकल चीजें आज साधना जी ने बताई हैं, और इसको नोट करिए। साधना जी, कुछ कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि लोग नोट्स बनाने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर मंगला का भी नासिक से मैसेज आया है कि मेरे स्टाफ जो है नोट्स बना रहा है और इतना अच्छा सब बताया गया, तो थैंक यू सो मच। अगला वेबिनार हमारा 20 तारीख को है। 20 तारीख को नेक्स्ट वाली स्लाइड, हाँ साधना जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हम लोग का वेबिनार होगा वो 20 तारीख को होगा, और जिसमें हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में अगर बढ़ता है तो क्या करें, और जो माँ के लिए बहुत दिक्कत की बात हो सकती है, मोर्टेलिटी भी हो सकती है, और बच्चे के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज लॉग इन करें। कोशिश करते हैं, हम आप लोग को मैसेजेस पहुंचाते हैं। हमारी टीम जो कन्वीनर्स हैं, हमारी डॉक्टर अनीता, डॉक्टर विनीता, डॉक्टर रश्मि आज की कन्वीनर थी, और डॉक्टर भावना, डॉक्टर संगीता, डॉक्टर अंशु, डॉक्टर मीरा, निवेदिता, कितने नाम लें, इतनी सारी बड़ी टीम आप लोग तक पहुंचने की कोशिश करती है। और जहां तक होता है हम लोग पर्सनल भी मैसेजेस व्हाट्सएप पे आपको डालते हैं। आप जवाब देते रहिए, ये मत सोचिए कि आपको प्राइज नहीं मिल रहा है, आप सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आंसर्स आते हैं, जो पहले 1 घंटे में पहले 3 आंसर्स आते हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करके प्राइज देंगे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आप लॉग इन करिए 20 तारीख को ठीक 3 बजे, जिसमें हम बात करेंगे हाइपरटेंशन डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी। थैंक यू डॉक्टर फागुन, थैंक यू डॉक्टर ऋषिकेश फॉर ज्वाइनिंग टुडे, थैंक यू एबट, एंड थैंक यू ऑल वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू, गुड बाय।